गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम पंकज जांगड़ा है और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि इन और एट में क्या डिफरेंस होता है टाइम के कंटेक्स्ट में। फिर हमने पढ़ा था इन, एट, ऑन कब आते हैं प्लेस के कंटेक्स्ट में भी और टाइम के कंटेक्स्ट में भी। अब हम बात कर लेते हैं कि ये तो मैंने फिक्स लिख रखा है, ये पहले से मैंने लिख रखा है कि ये तो आपको भूलना ही नहीं है कि प्रेपोजिशन जब भी दिखे तो दो चीजें आपको दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए। इसके बाद नाउन आने चाहिए या प्रोनाउन। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, नाउन या प्रोनाउन होगा, इसका केस कौन सा होगा? ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मैंने कहा इन, या मैंने कहा सेंटेंस ये है ही वेंट विद राम। मैंने सिर्फ इतना लिखा ही वेंट विद राम, वह राम के साथ चला गया, वह राम के साथ चला गया। तो आपसे कोई पूछे कि बताओ प्रेपोजिशन क्या है, आप कहोगे विद। आपसे कोई पूछे बताओ इसके बाद क्या है, आप कहोगे नाउन आई। क्या कहोगे? नाउन। लेकिन आपसे कोई पूछे कि नाउन जो है ये सब्जेक्ट के रूप में आई है या ऑब्जेक्ट के रूप में आई है, तो आप कहोगे ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नहीं है। अगर सब्जेक्ट होता तो राम ही की जगह होता। बात समझ में आ रही मेरी? अगर सब्जेक्ट होता तो राम सेंटेंस के शुरू में आता, और ऑब्जेक्ट है इसलिए सबसे एंड में आया है। तो इसलिए याद रखना कि नाउन और प्रोनाउन जो भी होते हैं वो हमेशा ऑब्जेक्ट के काम, ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। बात क्लियर हो गई? चलो अब आज हम अपना टॉपिक पढ़ते हैं कि जो इन, एट, ऑन, अपॉन था उसी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि भाई एक बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं ऑन, अपॉन, ओवर और अबव को लेके। ऑन, अपॉन, ओवर और अबव, ये चार प्रेपोजिशन होती हैं माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चे इन चारों प्रेपोजिशंस में बहुत सारा कंफ्यूजन रखते हैं। कारण क्या होता है? इन चारों का मतलब ही क्या होता है? ऊपर। ऑन का मतलब भी मैं आपसे कहूं कि ऑन द रूफ, तो भी कहोगे छत के ऊपर। कहोगे अपॉन द रूफ, अपॉन द टेबल, तो भी कहोगे टेबल के ऊपर। मैं कहूं ओवर द टेबल, टेबल के ऊपर। फिर मैं कहूं अबव द टेबल, टेबल के ऊपर। तो सबका मतलब अगर सेम है तो फिर ये चार प्रिपोजिशन अलग अलग बनी क्यों? और अलग अलग बनी है तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि सबका मीनिंग एक हो सकता है, लेकिन यूज करने का जो वे है वो डेफिनेटली डिफरेंट होगा। बात क्लियर? तो हम देखते हैं कि सबसे पहले ऑन का यूज कहां करते हैं। प्यारे बच्चों, एक छोटी सी हम चीजों को समझते हैं कि एक इमेजिन करते हैं, ठीक है, 2D डायग्राम के थ्रू। सपोज करो ये अपनी कोई टेबल है, ये कोई टेबल है और कोई भी, कोई कैट है, कोई रैट है, कोई भी है चीज यहां पे बैठी है, ठीक है। तो इसको, ये तो है फ्लोर और ये अपनी है टेबल, ठीक है भाई। अब अगर मान लो कि कोई भी कैट है यहां पर बैठी है और इसको सपोज करो इस टेबल के ऊपर जाना है, तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो कैट है इसको फ्लोर को टच कर रही है, फ्लोर को टच कर रही है। जैसे मैं अब जिस जगह पे खड़ा हूं ये फर्श है और फर्श के ऊपर मैं खड़ा हूं। आप अगर बैठे हैं या खड़े हैं तो आप भी किसी जगह पे खड़े होंगे। बैठे हैं तो चाहे वो बेड पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे, कहीं पे बैठे हो, आप वहां पे बैठे होंगे डेफिनेटली। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुन लो, कोई भी चीज अगर किसी भी चीज के ऊपर रखी हुई है, कोई भी चीज किसी भी चीज के ऊपर रखी हुई है, सपोज करो ये मेरी हथेली है, इसके ऊपर ये मार्कर रखा हुआ है, तो मार्कर हथेली को टच करने लग रहा है। अगर ये इसको टच करता है तो इसके लिए ऑन आएगा। बात क्लियर हुई? चाहे हथेली के ऊपर मार्कर हो, चाहे मार्कर के ऊपर हथेली हो, लेकिन ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज जो एक दूसरे को टच करती है वहीं पर हम किसका यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। तो आप इस केस में क्या लिख सकते हो कि कैट जो है वो कहां है? द कैट इज डैश द फ्लोर। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ यहां पर ऑन आएगा, अपोन आएगा, ओवर आएगा या अबव आएगा, तो आप कहोगे कि भाई ये जो कैट है इस फ्लोर के ऊपर है और इस फ्लोर को, फर्श को छू रही है, टच कर रही है, ठीक है। हवा में तो नहीं होगी कैट, उसको छुएगी। और कोई भी वस्तु किसी चीज को जब छूती है तो उस केस में किसका यूज करते हैं? ऑन का। ये बड़ा आसान सा पॉइंट था, आपको पता होना चाहिए। तो जैसे द कैट इज ऑन द फ्लोर, ऐसे ही कैट कहां हो सकती है? ऑन द रूफ हो सकती है, रूफ के ऊपर। ऐसे ही ऑन द ग्रास हो सकती है, घास के ऊपर। भाई कैट कहां हो सकती है? ऑन द फ्लोर, ऑन द रूफ, ऑन द ग्रास। और कहां बैठे हो सकते हैं? ऑन द फ्रिज, फ्रिज के ऊपर भी वो कैट बैठ सकती है, ठीक है। फ्रिज के ऊपर भी वो कैट बैठ सकती है, इसलिए फ्रिज के ऊपर। आप अपना फोन जल्दी जल्दी में रख देते हैं, फ्रिज के ऊपर रख देते हैं, टीवी के ऊपर रख देते हैं, कहीं पर भी रख देते हैं।
तो आप कहोगे कि वेयर इज माई सेल फोन, तो आप कहोगे ऑन द फ्रिज, ऑन द टीवी। ठीक है, बात क्लियर होगी। तो ये जब भी कोई चीज किसी चीज को टच करती है तो टच करने के सेंस में हमेशा किसका यूज करना है, अपने को ओन का यूज करना है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अगली बात समझते हैं, देखना मैं इसको मिटाता हूं, आप समझो। अभी सपोज करो कि ये जो कैट है ये यहां पर जाएगी जंप करके, कहां पर आ गई है, ये कैट जंप करके टेबल के ऊपर आ गई है। तो कोई भी वस्तु जंप करके, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव, तो एक बात तो क्लियर होगी कि कोई नॉन लिविंग होगी, निर्जीव होगी, वो जंप कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो सजीव ही जंप करेगी, कोई स्पेशल केस हो तो अलग बात है। तो यहां पर देखो ये जंप करके वो यहां पे आ गई है। तो एक बात तो क्लियर ये समझ में आ गया कि वो अब भी किसके ऊपर आ गई, टेबल के ऊपर बैठी है कि हवा में है। आप कहोगे बैठी हवा में नहीं है, बैठी है, टच कर रही है। टच करेगी तो ये दोबारा से क्या हो सकती, क्या हो गई, ऑन। तो हम दोबारा से लिखें तो क्या लिखेंगे, द कैट इज ऑन द टेबल, हाँ या ना, बिल्कुल। लेकिन क्या ये पहले से थी टेबल के ऊपर, आप कहोगे नहीं, पहले से टेबल पे नहीं थी, पहले ये फ्लोर पे थी। तो ये जैसे ही इस टेबल के ऊपर आई है तो कुछ पल के लिए ये अप हुई है, हाँ या ना, बिल्कुल हुई है, क्योंकि हवा में ऊपर गई है, अप हुई है। और अप होके वो चीज क्या हो गई, दोबारा से ऑन हो गई, अप होके क्या हो गई, ऑन। तो इस पूरे प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, अपॉन कहा जाता है। बात क्लियर हो गई। इसलिए याद रखना, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु उछल कर किसी दूसरी जगह पे चली जाती है तो उसको अपॉन कहते हैं। बात क्लियर होगी। आप हाई जंप लगाते हैं तो दूर से भाग के आते हैं, भाग के एकदम से रस्सी के ऊपर से चले निकल जाते हैं, उस केस में ही आपको अपॉन का यूज करना है। तो सेंटेंस ये होगा जैसे द कैट जंप्ड डैश द फ्लोर, सॉरी टेबल, द कैट जंप्ड डैश द टेबल। अब की बार जो कैट है उसने जंप किया है। अब सीधी सीधी बात, एक बात बताओ, आदमी अगर जंप करता है तो हवा में जाएगा ही जाएगा। बिल्ली अगर जंप की है तो हवा में होगी, हवा में हुई है तो ऑन, और कहीं पर तो जाके पक्का गिरेगी, कहीं पर तो बैठेगी जाके, तो इसलिए अपॉन। इसलिए इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, अपॉन। तो जंप के साथ क्या आता है, अपॉन आता है। ये फिक्स नहीं है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में हमने सिचुएशन देखी, सिचुएशन की डिमांड क्या थी कि यहां पर अपॉन आना चाहिए। बात क्लियर हुई, इसलिए अपॉन आ गया है। एक बात और याद रखना, इंग्लिश में एक वर्ड और होता है पाउंड्स, और पाउंड्स के साथ भी अपॉन ही आता है, हमेशा याद रखना, क्योंकि पाउंड्स के साथ अपॉन फिक्स हो गया, जंप के साथ अपॉन फिक्स नहीं है, लेकिन पाउंड्स के साथ अपॉन आता है। क्यों, इसका मतलब होता है झपट्टा मारना, झपट्टा मारना। ठीक है, मतलब आप किसी चीज के ऊपर उछल के एकदम से झपट्टा मारोगे तो उसको जंप पाउंस अपॉन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं द कैट पाउंस्ड अपॉन द रैट, हो सकता है। ठीक है, द कैट पाउंस्ड अपॉन द टेबल, हो सकता है, लेकिन जंप्ड अपॉन द टेबल इसका मतलब वो बिल्ली टेबल के ऊपर कूद गई। अब देखो इस बिल्ली को सपोज करो, इस कैट को यहाँ पे कुछ नहीं मिला तो, और वो अब नीचे आ गई है, सपोज करो क्या आ गई है, नीचे आ गई है। नीचे आने के प्रोसेस को इंग्लिश में ऑफ कहते हैं। नीचे आने के प्रोसेस को क्या कहते हैं इंग्लिश में, OFF कहेंगे। तो कैट अगर नीचे आई है तो सेम चीजें लिखेंगे, लेकिन जंप किया है, पक्का जंप किया है, जंप किया है तो वो नीचे की तरफ किया है, नीचे की तरफ जंप किया है, इसलिए ऑफ का यूज यहाँ पे कर देंगे। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, द कैट जंप्ड अप ऑफ द टेबल। तो कहीं पर अपॉन लिखा मिले तो दिमाग में तुरंत इमेजिन करना क्या, कि वो उसके ऊपर चली गई। ऑफ लिखा मिले तो तुरंत इमेजिन करना क्या, कि वो नीचे कूद गई है। बात क्लियर हुई, या मैंने आपको समझाया है। सपोज करो कोई दूसरी एक और बड़ी कैट है, ठीक है, वो बैठे बैठे सारे प्रोसेस को देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है, और उसको सपोज करो कि उसको टेबल के ऊपर नहीं कूदना, लेकिन उसको इस साइड जाना है, इस साइड जाना है। बात क्लियर हो गई। तो अगर इस साइड जाना है तो वो क्या करेगी, टेबल पे बिना छुए, टेबल को बिना छुए टेबल के ऊपर से निकल जाएगी। तो कोई भी वस्तु अगर किसी चीज के ऊपर से निकल जाए उसको बिना छुए, तो उस केस में किसका यूज करते हैं, ओवर का। आप खुद सोचो कि ऐसा ओवर ब्रिज बना होता है अपने यहाँ पे, फ्लाई ओवर बना होता है, बिल्कुल, उसके नीचे से रोड होता है, या फिर कोई भी आपके जो रेल की जो लाइंस होती है वो होती हैं, तो उसके ऊपर से ओवर ब्रिज बना होता है। कभी सुना है अपॉन ब्रिज, कभी कहा है ऑन ब्रिज, नहीं, हमेशा ओवर ब्रिज ही क्यों कहते हैं, क्योंकि वो रोड को छूता नहीं है, रोड के ऊपर से निकल जाता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो दूसरी वाली कैट है, यहाँ आपको इसको बिग से डिनोट करते हैं, तो क्या लिख देंगे, द बिग कैट जंप्ड। इसने भी जंप किया है, लेकिन बताओ अपॉन द टेबल नहीं, ऑफ द टेबल नहीं, ओवर द टेबल।
ओवर द टेबल गई अब की बारी ये कैट, इसलिए इसके लिए हमें किसका यूज करना है, ओवर का यूज करना है। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी अगर ध्यान से सुन रहे हो तो, क्या कि अगर कोई चीज किसी चीज को छूती है, अगर ये टेबल है इसके ऊपर कोई चीज रखी हुई है तो ऑन आएगा, ठीक है, तो ऑन का यूज करेंगे। तो अच्छा अब एक बात बताओ आप मेरे को कि अगर ये ऑन है, एक जगह रखी हुई है, तो ये स्टैटिक होती है या मोशन में होती है? ये ऑन प्रेपोजिशन स्टैटिक चीजों के लिए यूज करते हैं या मोशन के लिए यूज करते हैं? तो आप कहोगे सर स्टैटिक के लिए, लेकिन ये दोनों के लिए यूज करते हैं। ऑन का यूज स्टैटिक चीजों के लिए भी होता है और मोशन वाली चीजों के लिए भी होता है। आप कहोगे ऐसा कैसे? तो सुनो बात को ध्यान से। ये मान लो सपोज करो कोई फर्श है, इस फर्श के ऊपर, इस फ्लोर के ऊपर कोई कैट बैठी है, तो बैठी है तो भी ऑन द फ्लोर कहेंगे, हाँ या ना? बिल्कुल। और अगर ये भाग कर या चल कर या कैसे भी वो यहां पहुंच गई है, तो भी आप क्या कहोगे? तब भी आप ऑन ही कहोगे। क्यों? द कैट इज ऑन द फ्लोर, मतलब बैठी है। द कैट इज वॉकिंग ऑन द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर चल रही है। द कैट इज रनिंग ऑन द फ्लोर। बात क्लियर हुई? आप क्या कहते हो? डोंट रन ऑन द रूफ, छत के ऊपर मत दौड़ो, ठीक है। तो रुकी हुई चीजों के लिए भी ऑन आता है और चलती फिरती चीजों के लिए भी किसका यूज करते हैं? ऑन का। तो स्टैटिक और मोशन दोनों के लिए किसका यूज कर सकते हैं? ऑन का यूज कर सकते हैं। दूसरी बात कर लेते हैं क्या कि अपॉन का यूज कहां करते हैं फिर, स्टैटिक के लिए या मोशन के लिए? तो इसका यूज सिर्फ मोशन के लिए ही होगा, इसका यूज सिर्फ और सिर्फ मोशन के लिए होगा, क्योंकि आपको ये बात पक्का पता चल गई कि अगर वो टेबल से यहाँ पर टेबल पे आई है तो वो रुक एक जगह बैठ के तो नहीं आई होगी, उछल के आई होगी, मोशन में आई होगी, हिलडुल के आई होगी। बात क्लियर हुई? इसलिए इसके लिए किसका यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे, अपॉन का यूज करेंगे, लेकिन वो मोशन के लिए होगा। ये बात समझ में आ गई होगी। ओवर का यूज किसके लिए करते हैं? मोशन के लिए या फिर रुकी हुई चीजों के लिए? भाई दोनों की केस में कर सकते हैं। इसको स्टैटिक के लिए भी कर सकते हैं और मोशन के लिए भी कर सकते हैं। आप कहोगे ऐसे कैसे? तो सुन लो ध्यान से। अब मेरे सर के ऊपर ये मार्कर रखा हुआ है, ध्यान से सुनना। अब ये ऑन है, हाँ या ना? क्योंकि सर के टच कर रहे हैं, और कोई भी चीज किसी चीज के जब टच करती है तो ऑन आता है। तो मैं क्या कह सकता हूं? द मार्कर इज ऑन माई हेड, द मार्कर इज ऑन माई हेड, हाँ या ना? बिल्कुल। लेकिन ओवर का यूज कब करते हैं? जब भी कोई चीज किसी चीज को छुए ना और उसके ऊपर हो, छूती नहीं है लेकिन उसके ऊपर होती है। कोई भी चीज जब किसी चीज को छूती नहीं है लेकिन उसके ऊपर होती है तो ओवर आता है। ध्यान से सुन लो। अभी मैंने बताया ना, रोड के ऊपर से, ये रोड है, ये सड़क है, इसके ऊपर से अपना क्या है? ओवर ब्रिज है, फ्लाई ओवर है, ठीक है। तो इसको छुआ नहीं, इसलिए आपका ओवर का यूज करेंगे। जैसे अभी मेरे सर पे मार्कर है तो ऑन द हेड, लेकिन ये मार्कर मेरे सर के ऊपर है। अब की बार देखो, ऊपर है लेकिन टच नहीं कर रहा, गैप आ गया है। तो कोई भी चीज जब वर्टिकल होती है, क्या होती है? वर्टिकल होती है और छूती नहीं है, तो उस जगह पे ऑन का यूज करना है। एग्जांपल्स ले लो, जैसे कभी कभी मच्छर देखे होंगे, गर्मी के मौसम में मच्छर जो होते, मॉस्किटोज होते हैं, वो हमारे सर के ऊपर मंडराते रहते हैं, होवरिंग करते हैं, ठीक है। तो जब वो होवर करते हैं अपने सर के ऊपर तो कभी सर पे बैठते नहीं, ये बात नोटिस करना। सर के ऊपर रहेंगे, चाहे वो 1 इंच ऊपर हो चाहे 1 फुट ऊपर हो, लेकिन ऊपर रहते हैं। तो वो उस केस में ऑन द हेड कहोगे, ओवर माई हेड कहोगे। देखो अगर मैं सेंटेंस ये लिख दूं कि द मॉस्किटोज आर होवरिंग डैश माई हेड, तो आप इस केस में क्या करोगे कि जो मॉस्किटोज हैं वो मेरे सर के ऊपर मंडरा रहे हैं। आप ऑन लिखोगे या ओवर लिखोगे? आप खुद समझो कि मॉस्किटोज जो मंडराते हैं, तो मंडराना होता है सर के ऊपर होता है, लेकिन वो टच नहीं करते। अगर टच नहीं करेंगे तो किसका यूज करेंगे? ओवर का यूज करेंगे। वैसे भी अगर ध्यान दो थोड़ा सा, तो इसके होवर के अंदर ही क्या है? ओवर आया है, इसलिए होवर के साथ कौन सी प्रपोजिशन आती है? ओवर आती है। याद रखना, होवर का मतलब क्या होता है? मंडराना होता है। बात क्लियर होगी? चलिए इसको मैं मिटाता हूं, फिर हम इसको पढ़ते हैं। अबव कहां तक? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है अबव का। देखिए भाई सुनो, अभी बात करते हैं अबव प्रेपोजिशन की, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रेपोजिशन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अबव का यूज कहां करते हैं। समझो ध्यान से, अभी जितनी भी चीजें पढ़ा रहा हूं बस मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए पढ़ा रहा हूं। एग्जाम में कैसे पूछेंगे वो आपको हर एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा। मैंने बार बार आपसे यही कहा है कि ये 10 से 12 क्लासेज में पूरे होगा। जो आज का अपना चैप्टर है वो 3rd क्लास का है,
इससे पहले 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, नहीं देखी हैं तो जाके आप देख लो। देखिए अबव जो प्रीपोजिशन है इसका यूज भी, इसका भी मतलब होता है ऊपर, इसका भी मतलब क्या होता है, ऊपर होता है, ठीक है। लेकिन ऊपर का कंटेक्स्ट देखना पड़ेगा, ऊपर किस हिसाब से। भाई ऊपर तो ये जो मार्कर है या ये डस्टर है ये भी मेरे सर के ऊपर है, अब भी ऊपर हुआ, छू भी रहा है ऊपर, ये अब भी ऊपर है, तो अबव कहां यूज करेंगे, इसके लिए ऑन आ गया, इसके लिए ओवर आ गया। मेरे सर के ऊपर फैन है, पंखा है, बताओ अब ये फैन जो है वो मेरे सर के ऑन द हेड है या ओवर द हेड है। ये आप कह सकते हो कि मेरे सर के ऊपर छू नहीं रहा लेकिन ऊपर है, इसलिए हम किसका यूज करेंगे, ओवर द हेड। तो मैं कह सकता हूं द फैन इज ओवर माई हेड, द फैन इज ओवर माई हेड, मेरे सर के बिल्कुल ऊपर है ये। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुन लो, फिर अबव कहां यूज करेंगे, समझ लो ध्यान से। अगर कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति किसी चीज के ऊपर है लेकिन वो साइड में ऊपर है, ऊपर है लेकिन वो साइड में ऊपर है, देखो ध्यान से, अभी मेरे सर के ऊपर है एक फैन लगा हुआ है यहाँ पे इस दीवार पे, जो आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़े से ऊपर है वो, एक तो फैन है यहाँ पर है, मेरे बिल्कुल सर के ऊपर है, और एक फैन जो है वो मेरे सर के ऊपर है, यहाँ पर है थोड़ा सा ऊपर, तो दोनों ही ऊपर हुए। जो बिल्कुल 100% परपेंडिकुलर होता है, वो वर्टिकल होता है, वो आपका ओवर कहलाता है, और जो साइड में ऊपर होता है वो आपका क्या कहलाता है, वो अबव कहलाता है। समझ गए। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, साइड में ऊपर, ठीक है। बस समझने के लिए, ऐसी कोई इसकी डेफिनेशन नहीं है, बस समझने के लिए इसको क्या कहते हैं, साइड में कोई भी चीज ऊपर है, आपके हेड के ऊपर होनी चाहिए। लेकिन ये बात याद रखना, जो आपकी हाइट है, आपका हेड है, या कोई वस्तु जिसके बारे में आप बात कर रहे हो उसके ऊपर होना चाहिए, लेकिन साइड में ऊपर होना चाहिए। उस केस में आपको किसका यूज करना है, अबव का यूज करना है। जैसे मैं आपसे कह सकता हूं, सेंटेंस क्या है, द सीनरी इज हैंगिंग डैश द विंडो। अब आप खुद समझ के बताना मेरे को कि यहां पर ऑन आना चाहिए, अपॉन आना चाहिए, ओवर आना चाहिए, या अबव आना चाहिए। देखो, द सीनरी इज हैंगिंग डैश माई विंडो, डैश द विंडो कहता है खिड़की के ऊपर एक सीनरी लटकी हुई है। आप अपने घर में कोई भी भगवान की या फिर कोई भी अच्छी सीनरी लगाते हैं, ठीक है, कोई भी, खुद की भी फोटो हो सकती है, तो कहता वो विंडो के, खिड़की के ऊपर लगी हुई है। आपके घर में सपोज करो रूम है, रूम के ऊपर, रूम में एक विंडो है, विंडो के ऊपर क्या है, एक सीनरी लगी हुई है बड़ी सी, ठीक है। तो उस केस में आप कौन से प्रीपोजिशन लगाओगे, अब आप खुद समझो इस बात को। क्या वो ऑन होगा, नहीं, क्योंकि वो विंडो के बिल्कुल ऊपर नहीं रखा, विंडो के ऊपर नहीं रखी है, वो लटकी हुई है दीवार के ऊपर। क्या वो अपॉन होगा, अपॉन तो वैसे ही मोशन के लिए आता है, और विंडो एक जगह लटकी हुई है, वो मोशन नहीं है, वो स्टैटिक है। अभी बताया था मैंने, स्टैटिक, ये लटकी हुई चीज क्या है, मोशन में होगी कि या स्टैटिक होगी, तो सीधी बात है, अगर वो लटकी हुई है तो वो मोशन में नहीं है, वो स्टैटिक एक जगह ही लटकी हुई है। तो अपॉन तो बिल्कुल गायब हो गया है, और ऑन में इसलिए गायब कर दिया क्योंकि यहाँ पर क्या बोलते हैं उसका नाम, वो 100% उस चीज के ऊपर नहीं है। ओवर जो होता, मैंने क्या बताया, उसके परपेंडिकुलर ऊपर होता, परपेंडिकुलर ऊपर, इसका मतलब ये हुआ कि खिड़की के ऊपर कोई दीवार नहीं है, बस सीधी एक सीनरी लटकी हुई है। तो एक इमेजिन करो, आपके घर में कोई विंडो है, विंडो के ऊपर दीवार है, दीवार के ऊपर एक कोई सीनरी लटकी हुई है, उस केस में किसका यूज करेंगे, अबव का। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, अबव लिखना बिल्कुल जायज होगा। तो कह सकते हैं द सीनरी इज हैंगिंग अबव द विंडो, खिड़की के ऊपर कोई सीनरी लटकी हुई है। बात क्लियर हुई। इस तरीके से आपको अबव का यूज करना है। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, जल्दी से देखो आप भी सेंटेंस को, कि इस अबव का यूज और कहां कर सकते हैं। ये तो इसका पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि कोई भी चीज ग्रेटर देन हो, क्या हो, ग्रेटर देन हो, या हायर देन हो, या फिर हायर देन हो, या मोर देन हो, मोर देन हो, या चलो इतना ही समझते हैं। अगर कोई भी चीज इस टाइप की बात करता है तो पक्का 100% उसमें अबव का यूज करना है। ये क्वेश्चन पेपर में बार बार आया है। ये दोनों समझो क्या कहना चाहता हूं मैं इस चीज के थ्रू, कि कोई भी चीज संख्या में ज्यादा है, जैसे मेरी क्लास में 100 से ज्यादा बच्चे हैं, ठीक है, 100 से ज्यादा, तो ग्रेटर देन या हायर देन या मोर देन हो गया है। तो उसमें मोर देन लगाने के बजाय, ग्रेटर देन लगाने के बजाय, हायर देन लगाने के बजाय मेरे पास एक ऑप्शन है प्रेपोजिशन के रूप में, वो क्या है,
बात क्लियर हुई? तो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना, सेंटेंस ये होगा कि इन माई क्लास देयर आर अबाउ या ओवर 100 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स। अब एक बात बताओ छोटे सी, समझो। यहां पर ऑप्शन ये है, आपके पास ये दो ऑप्शन दे दिए हैं ओवर और अबव में, कि इन माय क्लास देयर आर डैश अबव या ओवर 100 स्टूडेंट्स। तो आपके दिमाग में अगर आप नहीं पढ़ते इस चीज को आज से पहले, तो पक्का इसमें ओवर करके आते हैं, हर बच्चे ओवर करके आते हैं, क्योंकि ओवर 100, ओवर 50, ओवर 20 ये हमने सुन रखा है, जो कि बोलचाल की कोलिक्वल जो लैंग्वेज होती है उसी के अंदर यूज करते हैं, बाकी कहीं यूज नहीं करते हैं। इसलिए ज्यादा सही इसमें क्या है, ज्यादा सही नहीं मतलब ग्रामेटिकल, ग्रामर के हिसाब से हमेशा क्या आता है, और अबाउ को यूज करते हैं। ग्रामर की जो स्पेलिंग होती है याद रखना, वो MMAR होती है। बहुत सारे बच्चे इसमें MMER कर देते हैं, जो जल्दी जल्दी में गलत हो जाती है, पेपर में कई बार आई हुई है। कैलेंडर की स्पेलिंग है CALENDAR, ये होती है, बहुत सारे बच्चे जल्दी जल्दी में CALENDER कर देते हैं, जो गलत होती है। ये दो बातें मैंने आपको बताई है, ध्यान रखना। अभी आप मेरे को कमेंट करके 12th की स्पेलिंग बताओ, जैसे 11th होता है उसी हिसाब से 12th होता है। 12th आपने 12th क्लास कंप्लीट कर ली है 100%, तो आप 12th की स्पेलिंग मेरे को बता सकते हो कमेंट करके। तो अभी हम आगे पढ़ते हैं, तो इसमें किसका यूज करेंगे, अबाउ का यूज करेंगे। देखिए जल्दी से बात करते हैं आगे, और कहां अबाउ को यूज करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से रैंक में ज्यादा है, रैंक में मतलब उसकी जो पोस्ट होती है, उस पोस्ट में अगर वो इंसान ज्यादा है, तो आपको डेफिनेटली अबाउ का यूज करना है, ओवर का यूज नहीं करना है। जैसे एक सब इंस्पेक्टर होता है, उसके 2 स्टार होते हैं, लेकिन एक इंस्पेक्टर होता है उसके 3 स्टार होते हैं। ये आपको पता होगा, नहीं पता तो मैंने बता दिया। सब इंस्पेक्टर के 2 स्टार होते हैं, इंस्पेक्टर के 3 स्टार होते हैं, जिसके जितने स्टार वो उतने ही रैंक में ऊपर। तो एक सब इंस्पेक्टर जो है, सॉरी, जो इंस्पेक्टर होता है वो सब इंस्पेक्टर से रैंक में ज्यादा है। तो हम कैसे लिखेंगे इस चीज को, कि एन इंस्पेक्टर इज डैश अ सब इंस्पेक्टर, इतना ही लिखेंगे बस। तो इसमें क्या करोगे, एन इंस्पेक्टर इज डैश अ सब इंस्पेक्टर। तो यहां पर डेफिनेटली किसकी बात कर रहा है, ये उसके रैंक की, उसके पोस्ट की, उसके ओहदे की बात कर रहा है, उसकी सीनियरिटी की बात कर रहा है। जब भी सीनियरिटी की बात करते हैं हमेशा अबाउ को यूज करते हैं, ओवर का यूज करना बिल्कुल गलत होगा। बात क्लियर हो गई? तो यहां पर किसका यूज करेंगे, एन इंस्पेक्टर इज अबाउ अ सब इंस्पेक्टर। एक इंस्पेक्टर जो होता है वो सब इंस्पेक्टर के अबाउ होता है। बात क्लियर होगी? इसको मैं मिटाता हूं, फिर एक दो बात छोटे छोटे और डिस्कस करते हैं। प्यारे बच्चों, अभी ये हमने 4 प्रीपोजिशन कंप्लीट कर लिया, आई होप आपको ये समझ में आई होंगी। 4 कंप्लीट कर ली, कौन कौन सी, एक तो ऑन, एक अपॉन, एक ओवर और एक अबाउ। इन चारों का मतलब है ऊपर की तरफ। किस चीज को इंडिकेट करती है, कि कोई भी चीज ऊपर है तो, और कैसे कैसे ऊपर है बता दिया मैंने, बार बार नहीं बताऊंगा। अब कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो नीचे होती है, हाँ या ना, उसके लिए एक होता है अंडर, एक होता है आपका बिलो, और प्यारे बच्चों एक होता है आपका बीनीथ। ठीक है, इस बीनीथ को ही कई बार अंडरनीथ कह देते हैं। सॉरी। देखिए इन तीनों को डिस्कस कर लेते हैं, 1 मिनट के अंदर अंदर ये तीनों चीजें अपनी कंप्लीट हो जाएंगी। बड़ा आसान सा पॉइंट है कि ओवर जो है ना, ये अंडर का उल्टा होता है। मतलब अंडर का ठीक उल्टा क्या होता है, ओवर। जहां जहां ओवर बोला है वहां वहां आप उल्टे तरीके से क्या बोल सकते हो, अंडर। जैसे मेरे सर के ऊपर, या कोई टेबल है, टेबल के ऊपर कोई भी फैन लटका हुआ है, तो ओवर द टेबल। और वो चीज उस टेबल के नीचे है, टेबल के नीचे है, बेड के नीचे, टेबल के नीचे। कई बार क्रिकेट खेलते हैं, बॉल हमारी क्या करती है, बेड के नीचे चली जाती है, उस केस में आप अंडर द बेड बोल लोगे। ठीक है, ओवर द बेड नहीं बोलेंगे, क्योंकि ओवर द बेड तो बेड के ऊपर चली गई, और बेड के नीचे आ गई तो अंडर द बेड। बिल्ली है, कुत्ता है, कभी भी हमारी चारपाई के नीचे आ जाता है, बेड के नीचे आ जाता है,
उस हिसाब से उसको क्या कहते हैं, अंडर द कोट, अंडर द बेड बोलते हैं, ठीक है। तो ओवर का उल्टा क्या होता है, अंडर, और बिलो का उल्टा क्या होता है, अबव, या अबव का उल्टा क्या होता है, बिलो। अभी जितनी भी चीजें पढ़ी इसकी ठीक उल्टी क्या होती है, बिलो होती है। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरी क्लास में 100 से ज्यादा बच्चे हैं तो अबव 100 अभी लिखा मैंने, और मैंने कहा कि मेरी क्लास में 100 से कम बच्चे हैं, 100 से नीचे चले गए हैं, तो बिलो 100, ठीक है, बात क्लियर हो गई। ऐसे मैंने कहा कि एक इंस्पेक्टर है, वो सब इंस्पेक्टर से ऊपर होता है तो अबव। मैंने कहा कि एक सब इंस्पेक्टर से नीचे रहता है, एक सब इंस्पेक्टर बेचारा इंस्पेक्टर से नीचे रहता है, तो मैं कहूंगा बिलो एन इंस्पेक्टर, ठीक है। उस तरीके से हम इनको यूज कर सकते हैं। तो दो सेंटेंस इनके ऊपर मैं एक बार एक सेंटेंस लिखता हूं। पहला सेंटेंस ये है, जैसे कई बार क्या होता है कि हम फॉर्म नहीं भर पाते, किस वजह से, क्योंकि हम क्या रहते हैं, अंडर एज। तो उम्र में कम ज्यादा है तो भी अंडर का यूज करेंगे, और कभी कभी हम फॉर्म इसलिए नहीं भर पाते क्योंकि हम क्या हो जाते हैं, ओवर एज हो जाता है। बात क्लियर होगी। तो अंडर एज, ओवर एज, ओवर की मतलब एज की अधिकता को और कम को बताने के लिए अंडर या ओवर का यूज किया जाता है एज के कंटेक्स्ट में। ऐसे कभी कभी हमारा चालान कर देते हैं पुलिस वाले, किस लिए, ओवर स्पीड की वजह से, ओवर स्पीड की वजह से। मतलब अब बात करते हैं कि स्पीड अगर ज्यादा है तो भी किसका यूज करेंगे, ओवर का। और कभी कभी चालान इसलिए भी कर देते हैं कि कुछ सड़कें इतनी ज्यादा फास्ट होती हैं कि उनपे एक लिमिट होती है, इनसे नीचे गाड़ी चलाओगे तो भी चालान हो जाएगा। तो अंडर स्पीड की वजह से भी हमारा चालान हो जाता है। इंडिया में खैर ऐसा बहुत कम जगह होता है, होता होगा मुझे नहीं पता, ठीक है। ऐसे ही ये दो बातें मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो हम अंडर की और एक बात और देख लेते हैं। देखो जैसे मैंने कहा, इन माई क्लास देयर आर डैश 100 स्टूडेंट्स। मेरी क्लास में 100 स्टूडेंट्स से ज्यादा है तो क्या लगाओगे, अबव, और कम है तो क्या लगाओगे, बिलो। कम है तो क्या लिखोगे, बिलो लिखोगे। बात क्लियर होगी। कम है तो बिलो और ज्यादा है तो अबव। बात क्लियर। चलिए ऐसे ही अगर मैं आपसे ये कह दूं कि एन इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर इज डैश एन इंस्पेक्टर, कि एक सब इंस्पेक्टर है वो इंस्पेक्टर से नीचे रहता है, तो नीचे रहने के लिए हम किसका यूज करेंगे भाई, बिलो का यूज करेंगे। अबव का अगर कब करते हैं, जब वो व्यक्ति ऊपर चला जाता है, और बिलो कब होगा, वो व्यक्ति नीचे आ जाएगा। बात क्लियर हो गई। इसी तरीके से एक चीज है, आपने देखा होगा कि कई बार बोल देते हैं यू आर अंडर अरेस्ट, यू आर अंडर अरेस्ट। इसका मतलब क्या होता है, अब तो वो ना तो नीचे है ना ऊपर है, इसका मतलब आप इस चीज के दायरे में आ चुके हैं। एक अंडर का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी जगह, आप उस जगह के अंदर आ चुके हैं, उस जगह के कांटेक्ट में आ चुके हैं, उस जगह उस रेंज के कैप्चर में आ चुके हैं, उसको हम कहते हैं यू आर अंडर अरेस्ट। उस केस में भी आपको अंडर का ही यूज करना पड़ता है। कभी कभी कह देते हैं कि भाई वो मेरे अंडर काम करता है, जैसे ही वर्क्स डैश मी। अब आप बताओ अंडर मी या बिलो मी, वह मेरे नीचे काम करता है। कई बार बोल देते हैं, कोलिक्वल जो लैंग्वेज होती है उसमें हम कई बार बोल देते हैं कि भाई वह मेरे नीचे काम करता है। तो नीचे काम करने का मतलब क्या हुआ कि आप फर्स्ट फ्लोर पे हो और वो ग्राउंड फ्लोर पे रहता है, नहीं। तो इसका मतलब यह है दोनों ही सही हैं इस कंटेक्स्ट में। अब मैं आपको समझाता हूं। अगर आप कोई टपोरी टाइप के इंसान है, गुंडे मवाली है, और वो आपके साथ काम करता है, तो उस केस में आपको अंडर का यूज करना पड़ेगा, भाई वो मेरे अंडर काम करता है, ठीक है। मतलब कोई अथॉरिटी नहीं है, और जब उसको अथॉरिटी मिल जाए कि भाई वो मेरे नीचे काम करता है, इंस्पेक्टर के नीचे सब इंस्पेक्टर काम करता है, तो आप उस केस में किसका यूज कर सकते हो, बिलो। मतलब कोई ऑफिसर, कोई अथॉरिटी ये बात बोले तो आपको बिलो लगाना है, और कोई भी ऐसा कोई टपोरी ऐसे छोटे मोटे कोई इंसान बोले उस केस में आपको अंडर का यूज करना है। बात क्लियर। और जो टपोरी होते हैं, छोटे मोटे इंसान होते हैं, उनको इंग्लिश में हुलीगन कहते हैं। गुंडे मवाली छोटे मोटे जो टपोरी होते हैं उनको इंग्लिश में हुलीगन कहते हैं। हुलीगन का मतलब होता है टपोरी, गुंडे, मवाली। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आई होप आपको समझ में आई होगी। अच्छा सुनो, एक और रह गया, बीनीथ और रह गया भाई, है ना। फिर ये बात थोड़ी सी बाद में बोल देंगे, समझो। देखिए
एक बीनीथ रह गया, इसको मैं बताना भूल गया, एक लाइन के अंदर इसी को भी खत्म कर देंगे। बीनीथ क्या होता है देखो समझो, बीनीथ का मतलब भी होता है नीचे। अब नीचे के लिए दो चीजें हम पहले पढ़ चुके, अंडर भी पढ़ चुके, बिलो भी पढ़ चुके। अगर पोजीशन की बात करें तो अंडर, और अगर मान लो कि अथॉरिटी की बात करें तो बिलो। तो बीनीथ कब आएगा? जैसे भाई मैं आपसे कह दूं सर्दी बहुत ज्यादा है, कुछ पहन के आओ, आप कहोगे सर पहन रखा है। मैं कहूँ क्या पहन रखा है, आप कहोगे सर मैंने स्वेटर के नीचे शर्ट पहन रखी है और शर्ट के नीचे मैंने टी शर्ट पहन रखी है। बात क्लियर होगी? तो सीधी बात यह हुई कि कई बार पता नहीं चलता, आप कह सकते हो कि भाई उसने कोट के नीचे, जैकेट के नीचे एक वुलन स्वेटर पहन रखी है। तो एक लेयर के नीचे, एक पतली सी किसी चीज की कोई लेयर है, पतली हो मोटी हो, लेयर है, लेयर के नीचे वाली लेयर को के लिए बीनीथ का यूज करते हैं। लेयर के नीचे वाली लेयर के लिए हम किसका यूज करते हैं? बीनीथ का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा he is wearing a t-shirt under his jacket। कहता है उसने अपनी जैकेट के नीचे क्या पहन रखी है? टी शर्ट पहन रखी है। तो प्यारे बच्चों यहां पर अंडर लिखना सही है या गलत है? तो आप कहोगे कि सर यहां पर तो लेयर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? लेयर की। क्योंकि टी शर्ट और जैकेट की आपस में क्या बनती है? कि लेयर बनती है। उस लेयर के लिए ही किसका यूज करते हैं? बीनीथ का यूज करते हैं। बीनीथ का यूज करते हैं। बात क्लियर हुई? मतलब मेरी स्वेटर के नीचे मैंने शर्ट पहन रखी है, शर्ट के नीचे मैंने टी शर्ट पहन रखी है, तो वो एक लेयर है। लेयर के नीचे वाले लेयर के लिए हम किसको यूज करते हैं? बीनीथ यूज करते हैं। बहुत एक फेमस एग्जांपल मैं आपको देता हूं, वो एग्जांपल बार बार एग्जाम्स में आया है। और एग्जाम के अंदर क्या आया है? जैसे मैंने कहा ट्रीचरी लाइज बीनीथ फ्रेंडशिप। देखो कितनी बड़ी बात इसने कही है, ट्रीचरी लाइज बीनीथ फ्रेंडशिप। प्यारे बच्चों इस सेंटेंस को रट लेना, पेपर में ना जाने कितनी ही बार आया है और आपके लाइफ में भी काम आएगा। कहता है कि ट्रीचरी का मतलब क्या होता है? धोखा। ट्रीचरी माने क्या होता है? धोखा। और टीचर कौन होते हैं? टीचर होते हैं धोखेबाज। टीचर कौन होते हैं? धोखेबाज, चीटर। ठीक है, तो ट्रीचरी कहता है धोखा जो है, लाइज छुपा हुआ होता है, बीनीथ किसके नीचे? फ्रेंडशिप, दोस्ती। दोस्ती के बिल्कुल एक नीचे वाले लेयर में धोखा छुपा हुआ होता है। ये बात बिल्कुल सही है। एक बात बताओ, अगर आपने किसी से फ्रेंडशिप की है, दोस्ती की है, किसी भी लड़के से, लड़की से, किसी भी इंसान से आपने अगर फ्रेंडशिप की है, तो अगर आप अनजान एक बात बताओ, अनजान आदमी आपको धोखा दे सकता है? नहीं। अब अनजान आदमी हजारों लाखों घूमते हैं दुनिया में, लेकिन आप जिक्र किसका करते हो कि धोखेबाज है, फलाना है, दिमका है? किसका? उस इंसान का करते हो जो आपके साथ रहता है, जो आपका दोस्त है। जो इंसान दोस्त नहीं है, जिसके बीच में आपके साथ फ्रेंडशिप नहीं है, वो इंसान धोखेबाज नहीं हो सकता। धोखेबाज केवल वही हो सकता है जो आपका दोस्त है। तो आप कह सकते हो कि फ्रेंडशिप के जस्ट नीचे वाले लेयर में क्या छुपा हुआ है? ट्रीचरी छुपी हुई है। ट्रीचरी वर्ड पेपर में बहुत बार आ चुका है, पेपर में याद रखना है। तो यहां पर बीनीथ का यूज किया गया है। कई बार अंडर लिख देते हैं जो कि गलत होता है। प्यारे बच्चों, आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो आप हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।